हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड जीके वेरी इजी ट्रिक्स में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों उत्तराखंड जीके टेस्ट सीरीज पार्ट 88 के बारे में। और इस सीरीज में दोस्तों हम उत्तराखंड के 50 प्रश्नों के बारे में बात करेंगे और वन लाइनर फॉर्म में मैं ये 50 प्रश्न आपको बताऊंगा। और ये 50 के 50 प्रश्न दोस्तों ऐसे प्रश्न हैं जो कि यूके ट्रिपल एससी के द्वारा या फिर यूके पीएससी के द्वारा या फिर यूबीटीईआर के द्वारा प्रीवियसली एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। और वन लाइनर के तौर पे हम इन प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। अगर आपको इन प्रश्नों का एक्सप्लेनेशन जानना है तो आप इससे पहले के जो 87 पार्ट मैंने आपको पोस्टमार्टम क्लासेस के तौर पे कराए हुए हैं उनको देख लीजिएगा। वहाँ पे मैंने डिटेल में एक्सप्लेन करके आपको ये चीज़ें बताई हुई हैं। और ये सीरीज हमारी उत्तराखंड की पोस्टमार्टम क्लास नाम से जानी जाती है, जो कि आपके आगामी एग्जाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप इन पार्ट्स को दोस्तों जरूर देख के जाएं। इसी के साथ साथ अगर आप उत्तराखंड के आगामी एग्जाम हेतु प्रैक्टिस सेट्स लगाना चाहते हैं दोस्तों, तो प्ले स्टोर से हमारी एप्लीकेशन उत्तराखंड जीके वेरी इजी ट्रिक्स को डाउनलोड कर लीजिएगा। वहां पर आप प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं, फ्री में भी पेड में भी। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि टिहरी रियासत की राजधानी नरेंद्र नगर कब लाई गई। तो टिहरी रियासत की राजधानी नरेंद्र नगर लाई गई दोस्तों कब? 1925 में। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। और नरेंद्र नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? नरेंद्र शाह के द्वारा नरेंद्र नगर की स्थापना की गई थी। कब की गई थी दोस्तों? 1921 में नरेंद्र नगर की स्थापना की गई थी। और टिहरी रियासत की यह ग्रीष्मकालीन राजधानी थी। और टिहरी रियासत की वास्तविक राजधानी कहाँ थी? पुराना टिहरी, जो कि अभी वर्तमान में जहाँ पर हमारा टिहरी डैम है वो हमारी टिहरी रियासत की पुरानी राजधानी थी, जिसे गणेश प्रयाग के नाम से भी जाना जाता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि नेपाल नरेश अशोक चल्ल ने उत्तराखंड पर कब आक्रमण करके पूरे पर्वतीय क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। तो नेपाल नरेश अशोक चल्ल ने उत्तराखंड पर आक्रमण कर पूरे पर्वतीय क्षेत्र पर अधिकार किया दोस्तों कब? 1191 ईस्वी में। कब? 1191 ईस्वी में। अब दोस्तों आपसे एक प्रश्न मैं पूछना चाह रहा हूं कि अशोक चल्ल ने जब उत्तराखंड पे आक्रमण किया तो परमार राजवंश का शासक कौन था और चंद राजवंश का शासक कौन था? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि प्रधानमंत्री HD देवगौड़ा ने उत्तराखंड राज्य की घोषणा लाल किले से कब की थी? तो HD देवगौड़ा जी ने उत्तराखंड राज्य की घोषणा लाल किले से करी थी कब? 15 अगस्त 1996 को। तो यह प्रश्न एग्जाम में काफी बार पूछा गया दोस्तों कि उत्तराखंड राज्य के गठन की घोषणा किस प्रधानमंत्री के द्वारा की गई थी? HD देवगौड़ा जी के द्वारा की गई थी। और कब की गई थी? 15 अगस्त 1996 को की गई थी। अगले प्रश्न की बात करते हैं, निम्न में से किस स्थान पर गर्म स्रोत स्थित नहीं है, यानी कि गर्म कुंड स्थित नहीं है? गौरी कुंड, बद्रीनाथ, यमुनोत्री या फिर गंगोत्री। तो गंगोत्री में दोस्तों क्या है? हमारा गर्म स्रोत स्थित नहीं है। तो गंगोत्री क्या है? हमारा एक ठंडा कुंड है। ठीक है, गंगोत्री के पास में क्या है? ठंडा कुंड है। जबकि गौरी कुंड कहाँ पड़ता है? रुद्रप्रयाग जनपद में पड़ता है गौरी कुंड। बद्रीनाथ कहाँ पड़ता है? चमोली जनपद में पड़ता है। यमुनोत्री कहाँ पड़ता है? उत्तरकाशी जनपद में पड़ता है। और गंगोत्री भी कहाँ पड़ता है? उत्तरकाशी जनपद में ही पड़ता है। जिसमें से गंगोत्री क्या है? हमारा गर्म जल स्रोत नहीं है। ठीक है, जबकि यमुनोत्री, बद्रीनाथ और गौरीकुंड गर्म जल स्रोत के रूप में जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है, दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे पहला राष्ट्रीय पार्क निम्न में से कौन सा है? तो दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे पहला राष्ट्रीय पार्क है दोस्तों हमारा कौन सा? हैली कार्बेट नेशनल पार्क, यानी कि हैली नेशनल पार्क, जिसे हम दोस्तों वर्तमान में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के नाम से भी जानते हैं, जो कि कहाँ स्थित है? नैनीताल जनपद तथा पौड़ी गढ़वाल जनपद में स्थित है इसका विस्तार। और इसी को एशिया के, उत्तराखंड के या फिर भारत के प्रथम राष्ट्रीय उद्यान के रूप में जाना जाता है, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1936 में हुई थी। अगला प्रश्न है, जनसंख्या की दृष्टि से उत्तराखंड का सबसे छोटा जनपद कौन सा है? तो जनसंख्या की दृष्टि से उत्तराखंड का सबसे छोटा जनपद है दोस्तों कौन सा? रुद्रप्रयाग। कौन है? रुद्रप्रयाग। और जनसंख्या की दृष्टि से उत्तराखंड का सबसे बड़ा जनपद कौन सा है जहां पर सर्वाधिक जनसंख्या है दोस्तों? वह है हरिद्वार। क्या है? हरिद्वार है। इसी के साथ क्षेत्रफल के अनुसार उत्तराखंड का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? चमोली है। और क्षेत्रफल के अनुसार उत्तराखंड का सबसे छोटा जिला कौन सा है? वो है चंपावत। ये पॉइंट भी आपको डायरेक्टली याद रखने हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं, चांदी किस जिले में पाई जाती है? नैनीताल, पिथौरागढ़, देहरादून या फिर अल्मोड़ा। तो चांदी इसमें से दोस्तों अल्मोड़ा जनपद में पाई जाती है। क्या? चांदी। चांदी, ठीक है। अगला प्रश्न, कागज उद्योग के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? यानी कि इस प्रकार से भी यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि सर्वाधिक कागज उद्योग किस जनपद में स्थित है। ठीक है, तो उधमसिंह नगर जनपद दोस्तों हमारा कागज उद्योग के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध जिला है। लेकिन अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि उत्तराखंड की या भारत की सबसे बड़ी पेपर फैक्ट्री या पेपर मिल कहाँ पर स्थित है, वह है दोस्तों सेंचुरी पेपर एंड पल्क मिल, जो कि
नैनीताल जनपद के लालकुआ में स्थित है, ठीक है। कागज उद्योग के लिए प्रसिद्ध जिला उधम सिंह नगर जनपद है, लेकिन सबसे बड़ी जो कंपनी है कागज उद्योग के लिए जो जानी जाती है वो है सेंचुरी पेपर मिल, जो कि कहाँ है, उत्तराखंड के नैनीताल जनपद के हल्द्वानी के पास में स्थित लालकुआ नामक स्थान पे स्थित है। ये पॉइंट भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना कौन सी है? तो उत्तराखंड की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना दोस्तों कौन सी? टिहरी जल विद्युत परियोजना। कौन सी है? टिहरी जल विद्युत परियोजना, जो कि भागीरथी और भिलंगरा नदी के संगम पर टिहरी गढ़वाल जनपद में बनाई गई है और 260.5 मीटर इसकी ऊंचाई है टिहरी बांध जल विद्युत परियोजना की। टोटल कितनी कैपेसिटी है? 2400 मेगावाट दोस्तों इसकी कैपेसिटी है। 1000 मेगावाट का प्रथम चरण था और 1400 मेगावाट का हमारा इसका दूसरा चरण था। अगले प्रश्न की बात करते हैं। उत्तराखंड की महिलाएं एक आभूषण पहनती हैं जिसे तिलहरी कहते हैं, कौन सा है? तो तिलहरी किस आभूषण को कहते हैं यह पूछा गया है। या कहाँ पहनते हैं उत्तराखंड की महिलाएं एक आभूषण जिसे तिलहरी कहते हैं, कहाँ पहनती है होना चाहिए था, ठीक है। थोड़ा प्रश्न मिस्टेक है। कहाँ पहनती है? नाक में, गले में, पाँव में या फिर सर में? तो तिलहरी नामक आभूषण जो पहना जाता है दोस्तों वह गले में पहना जाता है। तो तिलहरी कहाँ पे पहना जाता है? गले में। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों गले में। अगले प्रश्न की बात करते हैं। धारचूला किस खेल के लिए प्रसिद्ध है? तो धारचूला देखिए दोस्तों पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है और नेपाल बॉर्डर के साथ में लगा हुआ है। कहीं पे झूला पुल भी है, नैनीताल नेपाल सीमा भी यहाँ से होती है। और धारचूला जो क्षेत्र है वह पैराग्लाइडिंग के लिए फेमस माना जाता है। किसके लिए? पैराग्लाइडिंग के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस स्थान पर आकाशवाणी केंद्र स्थित है? उधम सिंह नगर, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा या फिर टिहरी? तो आकाशवाणी केंद्र दोस्तों स्थित है हमारा कहाँ पे? टिहरी, सॉरी, आकाशवाणी केंद्र हमारा स्थित है अल्मोड़ा जनपद में। कहाँ पे? अल्मोड़ा जनपद में। और अल्मोड़ा के साथ साथ ही दोस्तों देहरादून जनपद में भी हमारा क्या है? आकाशवाणी केंद्र स्थित है। तो 2 आकाशवाणी केंद्र कहाँ पे हैं? अल्मोड़ा में और देहरादून में। अगले प्रश्न की बात करते हैं। सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाने वाला पुष्प कौन सा है? ब्रह्म कमल, फेन कमल, हिमालयन कमल या फिर इनमें से कोई नहीं? तो सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाने वाला जो पुष्प है दोस्तों वो है फेन कमल। कौन सा है? फेन कमल। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि गैरसैंण के समीप किस नदी का उद्गम स्थल स्थित है? तो गैरसैंण के समीप दोस्तों पूर्वी नयार, गोमती, अलकनंदा या फिर रामगंगा? तो गैरसैंण के समीप दोस्तों रामगंगा नदी का उद्गम स्थल स्थित है। किसका? रामगंगा नदी का। और ये जो रामगंगा नदी है कौन सी है? पश्चिमी रामगंगा नदी है, जिसका उद्गम कहाँ से होता है? दूधातोली पर्वत श्रृंखला से होता है। और ये दूधातोली पर्वत श्रृंखला का विस्तार कहाँ पे है? 3 जनपदों में दोस्तों, पौड़ी गढ़वाल, चमोली और अल्मोड़ा। और इसी गैरसैंण जो पड़ता है कहाँ पे पड़ता है? चमोली जनपद में पड़ता है। और चमोली के पास में ही अल्मोड़ा के साथ भी ये सीमा बनाता है। तो दूधातोली रेंज के अंतर्गत मेनली ये हमारा आता है। इस कारण रामगंगा नदी का उद्गम स्थल दूधातोली पर्वत श्रृंखला से माना जाता है, जो कि गैरसैंण के समीप स्थित होगा, ठीक है। तो राइट आंसर रहेगा क्या? रामगंगा। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के गठन हेतु मुलायम सिंह यादव ने किस समिति का गठन किया था? तो उत्तराखंड के गठन हेतु दोस्तों मुलायम सिंह यादव जी के द्वारा कौशिक समिति का गठन किया गया था। कौन सी समिति का? कौशिक समिति का गठन किया गया था। अगले प्रश्न की बात करते हैं। वन अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब की गई थी? ठीक है, तो सभी लोगों को पता होगा वन अनुसंधान संस्थान यानी कि एफआरआई, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की स्थापना 1906 में की गई थी। और यह एफआरआई भवन कहाँ स्थित है? देहरादून में स्थित है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। देहरादून का वाडिया संस्थान किससे संबंधित है? संगीत से, अभियंत्रण से, पुरातत्व से, फिर भू विज्ञान से? तो वाडिया इंस्टीट्यूट जो है दोस्तों, या वाडिया संस्थान जो है देहरादून में स्थित है और यह भू विज्ञान से संबंधित है। किससे? भू विज्ञान से, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। उत्तराखंड में वैट यानी कि मूल्य संवर्धन कर लागू होने की तारीख है, यानी कि कब से वैट लागू हुआ था? ठीक है, तो ये हुआ था दोस्तों 1 अप्रैल 2005 से। कब? 1 अप्रैल 2005 से। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है दोस्तों कौन सा? गंगोत्री नेशनल पार्क या फिर गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, जो कि उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। और सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा दोस्तों फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान। अगला है, उत्तराखंड की प्रथम महिला पुलिस महानिदेशक कौन थी? तो उत्तराखंड की प्रथम महिला पुलिस महानिदेशक थी कंचन सिंह भट्टाचार्य जी। कौन? कंचन सिंह भट्टाचार्य जी। उत्तराखंड की के साथ साथ ही भारत की भी ये पहली महिला पुलिस महानिदेशक थी। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों कि अदिति अशोक जिनका संबंध उत्तराखंड से है, यह किस खेल से संबंधित है? ठीक है, तो अदिति अशोक दोस्तों गोल्फ से संबंधित है। कहाँ? किससे? गोल्फ से। अगले प्रश्न की बात करते हैं। कालागढ़ बांध का निर्माण
किस नदी पर किया जा रहा है? कोसी, भागीरथी, रामगंगा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कालागढ़ बांध का निर्माण दोस्तों रामगंगा नदी पर किया जा रहा है। कौन सा? रामगंगा, और ये भी हो जाएगी पश्चिमी रामगंगा नदी पर किया जा रहा है। और ये कालागढ़ बांध कहाँ स्थित है? पौड़ी गढ़वाल जनपद में स्थित है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में प्रसिद्ध बागनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड में प्रसिद्ध दोस्तों बागनाथ मंदिर हमारा बागेश्वर जनपद में स्थित है। बागनाथ मंदिर और बैजनाथ मंदिर दोनों कहाँ स्थित है दोस्तों? दोनों ही बागेश्वर जनपद में स्थित हैं। और ये बागनाथ मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? सबसे पहले ऐसा माना जाता है कि मार्कंडेय ऋषि ने इसका निर्माण किया था, लेकिन आयोग मानता है कि 1602 में लक्ष्मीचंद के द्वारा वैसे इसका जीर्णोद्धार किया गया था, लेकिन आयोग के अनुसार निर्माणकर्ता भी लक्ष्मीचंद ही है, तो आपको भी लक्ष्मीचंद ही मानना है। 1602 में इस मंदिर की स्थापना हुई थी। तालाब भूमि का अर्थ क्या होता है? इनमें से कोई नहीं, ऊसर भूमि, पथरीली भूमि या फिर सिंचित भूमि। तो तालाब भूमि का अर्थ होता है सिंचित भूमि। सिंचित भूमि, ठीक है। तालाब भूमि का अर्थ क्या होता है? सिंचित भूमि होता है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में 5 जुलाई को क्या मनाया जाता है? तो उत्तराखंड में 5 जुलाई को दोस्तों हरियाली दिवस मनाया जाता है। और बहुत सारी किताबों में 16 जुलाई भी है, तो आप ये दोनों ही डेट याद रखेंगे। 16 जुलाई और 5 जुलाई दोनों को हरियाली दिवस मनाया जाता है। और कभी कभी ये 16 जुलाई को हमारा हरियाला दिवस भी मनाया जाता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, किस सरकार ने इंदिरा अम्मा भोजनालय की शुरुआत करी थी? तो उत्तराखंड सरकार ने दोस्तों इंदिरा अम्मा भोजनालय की शुरुआत की थी। और कब से की थी? 15 अगस्त 2015। इस टाइम पे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन थे? हरीश रावत जी थे। और हरीश रावत जी के द्वारा ही इंदिरा अम्मा भोजनालय की शुरुआत की गई थी। स्टार्टिंग में इसमें दोस्तों 20 रुपये में एक फुल प्लेट खाना मिलता था, रोटी, चावल, दाल, दही, खीर, सब कुछ इसमें मिलता था। तो इंदिरा अम्मा भोजनालय की शुरुआत 15 अगस्त 2015 को उत्तराखंड सरकार के द्वारा की गई थी। और इस टाइम पे मुख्यमंत्री कौन थे? हरीश रावत जी थे। अगला प्रश्न है, अल्मोड़ा जनपद में निम्न में से कौन सा म्यूजियम स्थित है? लोक संस्कृति म्यूजियम, गुरुकुल कांगड़ी म्यूजियम, पंडित गोविंद बल्लभ पंत राजकीय म्यूजियम या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अल्मोड़ा जनपद में दोस्तों इसमें से पंडित गोविंद बल्लभ पंत राजकीय म्यूजियम स्थित है। अगला प्रश्न है, झिलमिल कंजर्वेशन रिजर्व कहाँ स्थित है? तो झिलमिल कंजर्वेशन रिजर्व दोस्तों हमारा हरिद्वार जनपद में स्थित है। कहाँ पे? हरिद्वार जनपद में। और झिलमिल ताल कहाँ पे स्थित है? चंपावत जनपद में स्थित है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, गोविंद नेशनल पार्क किस जनपद में स्थित है? ठीक है, तो गोविंद नेशनल पार्क दोस्तों हमारा उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। ठीक है, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, आंसर हो जाएगा क्या? इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं इसका आंसर हो जाएगा। प्रसिद्ध नीलकंठ मंदिर किस जनपद में स्थित है? ठीक है, तो नीलकंठ मंदिर दोस्तों हमारा कहाँ पे? पौड़ी गढ़वाल जनपद में स्थित है नीलकंठ मंदिर। और नीलकंठ पर्वत कहाँ पर स्थित है? तो यह चमोली जनपद में स्थित है नीलकंठ पर्वत। ठीक है, और इसी नीलकंठ पर्वत को दोस्तों ब्यूटी ऑफ गढ़वाल के नाम से भी जाना जाता है। क्या ब्यूटी ऑफ गढ़वाल नाम से किस पर्वत को जाना जाता है? तो नीलकंठ पर्वत को जाना जाता है। अगला प्रश्न है, लखवाड़ बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो लखवाड़ बांध दोस्तों जो है यह यमुना नदी पर बनाया गया। कौन सी नदी पर बनाया गया? यमुना नदी पर बनाया गया है। मायावती आश्रम का संबंध है किससे है? शंकराचार्य से, रस्किन बॉन्ड से, स्वामी विवेकानंद जी से, या इनमें से किसी नहीं। तो मायावती आश्रम का संबंध है दोस्तों किससे? स्वामी विवेकानंद जी से। स्वामी विवेकानंद जी से। और ये मायावती आश्रम कहाँ स्थित है? ये स्थित है दोस्तों चंपावत जनपद में। कहाँ पर स्थित है? चंपावत जनपद में स्थित है। श्यामला ताल के पास में ही यह आश्रम स्थित है। अगला प्रश्न है, थल केदार और केदारजीऊ किस जनपद में स्थित है? ठीक है, थल केदार और केदारजी दोस्तों ये स्थित है हमारे कहाँ पे? पिथौरागढ़ जनपद में। कहाँ पे? पिथौरागढ़ जनपद में। अगला प्रश्न है, कुमाऊं के चित्रकला के लेखक कौन है? तो कुमाऊं की चित्रकला के लेखक है दोस्तों कौन? यशोधर मठपाल जी। कौन है? यशोधर मठपाल जी कुमाऊं की चित्रकला के लेखक हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं, बद्रीनाथ किस नदी के किनारे स्थित है? तो बद्रीनाथ दोस्तों हमारा अलकनंदा नदी के किनारे स्थित है। और किस जनपद में स्थित है बद्रीनाथ धाम? यह दोस्तों चमोली जनपद में स्थित है। अलकनंदा नदी के किनारे स्थित है क्या? बद्रीनाथ। और यह चमोली जनपद में स्थित है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में कुल कितने नगर निगम हैं? 9, 7, 8 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो उत्तराखंड में दोस्तों हमारे 8 नगर निगम है। कितने? 8 नगर निगम स्थित हैं। अब उत्तराखंड का सबसे पहला नगर निगम कौन सा था और सबसे अंतिम नगर निगम कौन सा है? इसका आंसर दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला प्रश्न है, किस वर्ष कुमाऊं गोरखा साम्राज्य में विलय हुआ था या कुमाऊं का गोरखा साम्राज्य में विलय हुआ था? तो ऑप्शन है आपके 1791, 1804, 1790 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कुमाऊं का गोरखा साम्राज्य में विलय हुआ था दोस्तों कब? 1790 में। कब? 1790 में। और इस टाइम पे
हमारा हवलबाग का युद्ध हुआ था चंद राजवंश और गोरखाओं के बीच में, जिसमें चंद हार गए थे और गोरखा लोग जीत गए थे। और चंद राजवंश के अंतिम राजा महेंद्र चंद्र को हराकर यहाँ पे गोरखों ने अपना सत्ता साम्राज्य स्थापित किया था। इसी कारण कुमाऊं का गोरखा साम्राज्य में विलय कब हुआ? 1790 में हुआ था। अगला प्रश्न है, कुमाऊं मंडल के निम्न विधानसभा क्षेत्रों में से कौन सी विधानसभा सीट गढ़वाल संसदीय क्षेत्र में शामिल की गई है? तो कुमाऊं मंडल के विधानसभा क्षेत्रों में से दोस्तों कोई भी सीट, इनमें से कोई भी सीट गढ़वाल संसदीय क्षेत्र में शामिल नहीं की गई है, या शामिल की गई है तो कोई भी सीट नहीं है। सल्ट भी नहीं है, जसपुर भी नहीं है, दोराहट भी नहीं है, यानी कि कुमाऊं मंडल के विधानसभा क्षेत्र में से कोई भी सीट गढ़वाल के संसदीय क्षेत्र में शामिल नहीं की गई है। तो इनमें से कोई नहीं इसका आंसर हो जाएगा। और इस प्रकार के प्रश्न दोस्तों सिर्फ और सिर्फ एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए, आपके कॉन्सेप्ट को चेक करने के लिए देता है। अगला प्रश्न है, पंचेश्वर बांध का निर्माण किन नदियों के मध्य में प्रस्तावित है? तो पंचेश्वर बांध का निर्माण दोस्तों सरयू और काली नदी के संगम स्थल पर स्थित है। और ये पंचेश्वर बांध कहाँ पड़ता है दोस्तों? चंपावत जनपद में हमारा पंचेश्वर बांध स्थित है। ठीक है, पंचेश्वर बांध स्थित है और अभी इसका निर्माण कार्य दोस्तों शुरू नहीं हुआ है। अगर पंचेश्वर बांध बनके तैयार हो जाता है तो ये फिर हमारा भारत का सबसे लंबा और सबसे ऊंचा बांध हो जाएगा। ठीक है, और उत्तराखंड का भी। तो पंचेश्वर बांध या पंचेश्वर नामक स्थान कौन कौन सी नदियों के संगम पर स्थित है? सरयू और काली नदी के संगम पर स्थित है। सरयू नदी का उद्गम सरमुल ग्लेशियर बागेश्वर से होता है और काली नदी का जो उद्गम होता है दोस्तों वह कालापानी नामक स्थान पर पिथौरागढ़ जनपद से होता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, निम्न में से कौन यमुना बेसिन में मत्स्याखोट क्षेत्र से संबंधित है? तो यमुना बेसिन में मत्स्याखोट क्षेत्र से संबंधित दोस्तों कौन सा मेला? मौड़ मेला। मौड़ मेला यमुना बेसिन में मत्स्याखोट क्षेत्र से संबंधित है और मछली पकड़ने वाले मेले के रूप में भी इसे जाना जाता है। और मौड़ मेले का आयोजन कहाँ होता है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि मैं आपको बहुत बार ये चीजें बता चुका हूँ। अगला प्रश्न है, गौरापंत जिन्हें हम शिवानी नाम से भी जानते हैं, तो गौरापंत शिवानी का संबंध किस क्षेत्र से है? राजनीति से, साहित्य से, एथलीट से, या फिर इसमें से कोई नहीं? तो गौरापंत शिवानी जी का संबंध दोस्तों किससे? साहित्य से। अगला प्रश्न है, मधुमिता बिष्ट का संबंध किस खेल से है? तो बैडमिंटन से इनका संबंध है और इन्हें बैडमिंटन क्वीन के नाम से जाना जाता है। तो उत्तराखंड में बैडमिंटन क्वीन नाम से किसे जाना जाता है? मधुमिता बिष्ट जी को जाना जाता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, उत्तराखंड में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित मंदिर कौन सा है? तो उत्तराखंड में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित मंदिर है इसमें से दोस्तों कौन सा? तुंगनाथ मंदिर। ठीक है, पंच केदारों में से एक केदार के रूप में हमारा तुंगनाथ को जाना जाता है, जहाँ पे भगवान शिव के भुजंग वाले भाग की पूजा होती है, जो कि पंच केदारों में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित मंदिर है, या उत्तराखंड में ही सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित मंदिर के रूप में तुंगनाथ को जाना जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि होली हिमालय पुस्तक के लेखक कौन है? तो होली हिमालय पुस्तक के लेखक हैं ई सरमन ओकले। कौन है? ई सरमन ओकले हैं। तो ऑप्शन नंबर डी दोस्तों आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ई सरमन ओकले। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी गढ़वाली भाषा की पहली फीचर फिल्म है? तो गढ़वाली भाषा की पहली फीचर फिल्म पूछी गई दोस्तों, तो इसमें से घर जमाई, जगवाल, कौथिक, या फिर इनमें से कोई नहीं? कौन सी गढ़वाली भाषा की पहली फीचर फिल्म है? तो गढ़वाली भाषा की पहली फीचर फिल्म दोस्तों मानी जाती है जगवाल। कौन सी? जगवाल। अगला प्रश्न की बात करते हैं, निम्न में से कौन वैज्ञानिक है? श्री कृष्ण जोशी, दीवान सिंह भाकुनी, दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो श्री कृष्ण जोशी जी और दीवान सिंह भाकुनी दोनों ही दोस्तों, जिनका संबंध किससे है? विज्ञान के क्षेत्र से, और दोनों ही वैज्ञानिक हैं। अगला प्रश्न है, केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान दोस्तों रुड़की हरिद्वार जनपद में स्थित है। क्या? केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड सरकार का सचिवालय कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड सरकार का जो सचिवालय है दोस्तों वह स्थित है कहाँ पे? देहरादून में। कहाँ पे? देहरादून में यह स्थित है। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं, भारत की पहली महिला पुलिस महानिदेशक कौन थी? तो कंचन चौधरी भट्टाचार्य जी भारत की पहली महिला पुलिस महानिदेशक थी, जो कि मैं आपको पहले भी प्रश्न बता चुका हूँ। अगले प्रश्न की बात करते हैं, उत्तराखंड की प्रथम महिला पर्वतारोही कौन थी? तो उत्तराखंड की प्रथम महिला पर्वतारोही हैं दोस्तों कौन? बचेंद्री पाल जी। कौन है? बचेंद्री पाल जी हैं। तो उत्तराखंड की पहली महिला पर्वतारोही कौन है? बचेंद्री पाल जी हैं। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में टेक्नोलॉजिकल रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड में टेक्नोलॉजिकल रिसर्च सेंटर रुड़की में स्थित है। हरिद्वार जनपद के रुड़की में टेक्नोलॉजिकल रिसर्च सेंटर स्थित है।
अगले प्रश्न की बात करते हैं, उत्तराखंड का राज्य वृक्ष बुरांस किस कुल का सदस्य है? तो उत्तराखंड का राज्य वृक्ष बुरांस है दोस्तों, सभी को पता है, और यह एरिकेसी या फिर एस्टेरेसी, एरिकेसी या फिर कहीं कहीं एस्टेरेसी भी मिलेगा, इस कुल का सदस्य माना जाता है क्या? राज्य वृक्ष बुरांस। अगला प्रश्न है, टिहरी राज्य का प्रथम राजा कौन था, यानी कि टिहरी राज्य का संस्थापक कौन था? यह थे दोस्तों कौन? सुदर्शन शाह। यह टिहरी राजवंश के प्रथम राजा और परमार राजवंश के 55वें राजा के रूप में इन्हें जाना जाता है। अगला प्रश्न है, डोकरियानी हिमनद किस जनपद में स्थित है? या फिर डोकरियानी या डोकरियानी हिमनद या ग्लेशियर, यह स्थित है दोस्तों कौन सा? उत्तरकाशी जनपद में। ठीक है, तो दो ऑप्शन उत्तरकाशी है, तो उत्तरकाशी जनपद में हमारा डोकरियानी हिमनद स्थित है। अगला प्रश्न है, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ स्थित है? और इस प्रश्न का आंसर दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और आज की इस वीडियो में हमने 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात कर ली है। अगली वीडियो में हम इससे आगे के जो 50 प्रश्न बचे हुए हैं, जो पहले से एग्जाम में पूछे गए हैं, उनके बारे में बात करेंगे। और एज ए रिविजन फैक्ट्स ये वीडियो थी दोस्तों, क्योंकि ये सारी चीज़ें डिटेल्स में अगर मैं कहूँ, इनको मैं एक्सप्लेन करता तो बहुत बार मैं पहले भी कर चुका था और अभी भी करता, तो फिर कोई फायदा नहीं होता। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन फॉर्मेट में हम ये चीज़ें कर रहे हैं। अगली वीडियो में फिर हम दोबारा से पुराने पैटर्न को फॉलो करते हुए चलेंगे। तो आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और ये 50 के 50 प्रश्न दोस्तों ऐसे प्रश्न हैं जो कि एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो आपको इन्हें अच्छी तरीके से करते हुए चलना है। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम।